बुरा वक्त शिक्षापद कहानी। रिद्धि अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, लेकिन पहले की तरह अब उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो ऑफिस में रहकर भी ऑफिस में न जाने किन ख्याल में खोई है। लैपटॉप खोलकर कुछ टाइप किए जा रही है। उसकी इन हरकतों से उसके सहकर्मचारी अच्छी तरह वाकिफ़ है और पिछले 2-3 दिनों की तरह आज भी वह सब उसकी तरफ देख रहे हैं। रमन, जो कि उसका सीनियर है, वह आवाज़ देते कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। रमन थोड़े ऊंचे स्वर में रिद्धि से कहता है, क्या कर रही हो रिद्धि? तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या काम दिया गया है और तुम क्या कर रही हो? रिद्धि अपने लैपटॉप की तरफ देखती है। उसके लैपटॉप में पिछले हफ्ते दिया प्रोजेक्ट खुला था, जिससे वह अनजाने की काम करने लगी थी। रिद्धि निराश और उतरे हुए चेहरे के साथ रमन से माफ़ी मांगती है और अपने काम में लग जाती है। लंच ब्रेक में सभी सहकर्मचारी एक साथ खाने के लिए बैठे हैं, लेकिन रिद्धि अकेली एक टेबल पर बैठी है। उसका टिफ़िन तो खुला है, लेकिन वह उसमें से एक भी निवाला खा नहीं रही। हमेशा की तरह इस बार भी उसके सहकर्मी यह सब देखते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। नीली कहने के लिए तो रिद्धि की सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन सबसे पहले वही उसके खिलाफ बोलती है। नीली कहती है, पता नहीं कहाँ खोई खोई रहती है। ऐसा लगता है जैसे इसको अब इस ऑफिस में काम करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो। परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन उनको ऑफिस तक लेकर आना सही नहीं। एक और सहपाठी अपने साथ खाना खाने बैठे ग्रुप को अंदर ही खबर बताते हुए कहता है, सुनने में आया है कि रिद्धि की शादी टूट गई है, जिस वजह से वह इस तरह का व्यवहार कर रही है। एक और सहकर्मी बोला, ज़रूर उसके मोटापे की वजह से ही उसकी शादी टूटी होगी। भला कौन ऐसी मोटी लड़की से शादी करना चाहेगा? सब रिद्धि के बारे में अपनी अपनी राय बता रहे थे कि वहाँ पर मैनेजर मिस्टर शर्मा आ गए और उन्होंने सबको तुरंत मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए कहा। शायद उन्होंने सबका गपशप कर रहे थे सुन लिया था, इसीलिए सबके कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही उन पर चिल्लाने, काम की बातें छोड़कर तुम इन फालतू की बातों में ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक लेते हो, काम पर ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। सबकी तरफ एक नज़र देखने के बाद उन्होंने पूरा पूछा, रिद्धि कहाँ है? तब तक रिद्धि दरवाजे पर पहुंच चुकी थी और उनसे अंदर प्रवेश करने की प्रवानगी मांग रही थी। मैनेजर ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, रिद्धि, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारी यह मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। मैं अगर अर्जेंटली मीटिंग के बारे में बात करता हूँ तो इसका मतलब है सबको तुरंत आना है, और तुम हो कि अब आ रही हो। रिद्धि अपनी नज़रें और मुंह नीचे रखते हुए मैनेजर की बातें सुन रही थी। रिद्धि ने मैनेजर से देरी से आने के लिए माफ़ी मांगी। मैनेजर ने रिद्धि को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहा और मीटिंग आगे बढ़ाई। मैनेजर ने यह नोटिस किया कि मीटिंग में रिद्धि फिजिकली तो हाजिर थी, लेकिन मेंटली वहाँ नहीं थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन रमन वहीं पर मैनेजर के साथ बैठा था। रमन ने बात छेड़ते हुए कहा, सर, आपने देखा ना रिद्धि कैसे बर्ताव कर रही है? आजकल उसका ध्यान काम पर बिल्कुल नहीं है। हाँ, पर्सनली मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छा कर्मचारी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कंपनी के भले बुरे के बारे में सोचूं। आजकल रिद्धि कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही है, और तो और पुराने प्रोजेक्ट जिन्होंने कोई और कर चुका है उन पर काम करती रहती है। इससे तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मेरी मानो तो आप भास्कर को रिद्धि की जगह रिप्लेस कर दें तो ठीक रहेगा। वो अपने काम में काफ़ी तेज़ है और रिद्धि को किसी ऐसी जगह डिमोट कर दे सकते हैं जहां उसको कम काम दिया जाए, जिससे कंपनी पर कोई असर ना हो। सर, बुरा मत मानना, क्या यह मेरा ओपिनियन है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आखिरी फैसला तो आपका ही होगा। मैनेजर ने
रमन की बातें ध्यान से सुनी। हालांकि उसको जवाब में कुछ नहीं बोले, लेकिन गहरी सोच में डूब गए और रमन वहाँ से उठकर चला गया। 2 दिन बाद रिद्धि को ऑफिस बुलाने आया। मैडम, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। रिद्धि चिंता में पड़ गई। नीली ने उससे पूछा, क्या फिर से तुमने कोई गलती कर दी? तुमने वह फाइल आज तो तुम्हें सबमिट करती थी ना? वह थी या नहीं? बोली, हाँ दी तो थी, लेकिन थोड़ी देर से दी है। इतना कहकर रिद्धि मैनेजर के ऑफिस में जाती है। मैनेजर उसे बैठने के लिए कहता है। उसके बाकी सभी सहकर्मचारियों को भी वहाँ पर बुलाया है। सबके आने के बाद मैनेजर रिद्धि से पूछता है, आज की फ़ाइल सबमिट कब की है? रिद्धि कहती है, सॉरी सर, थोड़ी सी देर हो गई। मैनेजर कहता है, 6 घंटे की देरी थोड़ी सी देरी लगती है तुम्हें? रिद्धि के सभी सहकर्मचारी इस वार्तालाप को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। रिद्धि रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ साफ देखे जा रहे थे। रिद्धि बोली, इस बार माफ़ कर दीजिए सर, अब आगे से मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैनेजर बोला, उसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं ऐसे होने के नहीं दूंगा, और इसीलिए क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे काम में हेल्प करने के लिए तुम्हें सपोर्ट के दिया जाएगा। सभी सहकर्मचारियों के बाद साथ रिद्धि भी हैरान थी। कहाँ सब सोच रहे थे कि आज रिद्धि को शायद काम से निकाल दिया जाएगा, और यहाँ तो उल्टा ही हो गया। काम से निकालना तो दूर, बल्कि यहाँ पर तो उसकी मदद की जा रही थी। मैनेजर ने अपनी बातें आगे बढ़ाते हुए कहा, रिद्धि, मैं जानता हूँ आजकल तुम एक कठिन दौर से गुजर रही हो, पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति हम में से किसी भी को हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तब हमारे अपनों की यह जिम्मेदारी होती है कि उस कठिन समय में सहारा बने। मैनेजर बाकी कर्मचारियों की तरफ देखकर उनसे कहते हैं, मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जहां आपको एक टीम की तरह रिद्धि का सहारा बनना चाहिए था, आप तो उसके विरोधी की तरह बर्ताव करने लगे। मैनेजर ने रमन की तरफ देखते हुए कहा, रमन, तुम शायद भूल गए हो कि 1 साल पहले जब तुम 25 दिनों तक अपनी बीमारी की वजह से काम पर नहीं आ पा रहे थे, तब तुम्हारे हिस्से का काम सारा रिद्धि ही संभालती थी। उसके कहने से ही कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा था। रमन की नज़रें शर्म से झुक जाती है और वहाँ रिद्धि से माफ़ी मांगने लगता है। नीली को भी अब एहसास हो जाता है कि उसने अपने दोस्त के साथ जैसा बर्ताव किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। सभी अपने किए पर शर्मिंदा थे और सबने मिलकर रिद्धि से माफ़ी मांगी और उससे वादा किया कि उसको जो भी हेल्प चाहिए वह सब मिलकर करेंगे और आज के बाद एक टीम बनकर रहेंगे। मैनेजर ने आखिर में सबसे कहा, जिस तरह हेल्प करना अच्छी बात है, उसी तरह हेल्प मांगना भी कोई बुरी बात नहीं है, और मदद तो उन्हीं को पहले मिलती है जो उसे मांगते हैं। रिद्धि, तुम भी बेझिझक जो भी हेल्प चाहिए मांग लेना। मैं या यूँ कहूँ कि हम सबको खुशी होगी। दोस्तों, जब भी जीवन में ज़रूरत हो तो अपनों से हेल्प के लिए ज़रूर कहिएगा, क्योंकि रिद्धि को तो सब समझदार मैनेजर मिल गए थे, शायद आपको ना मिले। तो दोस्तों, अगर इस कहानी में हमसे कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। गला ख़राब होने की वजह से ये कहानी अच्छे से नहीं पढ़ पाई हूँ। कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कहानी अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।